फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 23वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फ्रेंड्स, पहले वाली हमारी जो स्टोरी है उसके 36 भाग कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन वो पहले से ही यूट्यूब पर अपलोड है। अगर आपने पहले से नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर उसे ज्योति फन व्लॉग चैनल पर जाकर देख सकते हो, क्योंकि अब वो इस चैनल पर नहीं आएगी। आधे घंटे बाद आरोही एक कार में थी और वो कार जाकर उसके घर के बाहर रुकी। एक गार्ड ने आरोही को कार से बाहर धकेला और फिर वो कार वहां से चली गई। दूसरी तरफ ओजस के घर सब परी की बात सुनकर उसके पास बैठ गए। परी ने रियाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, किट्टू की एक बड़ी बहन भी थी। वो किट्टू से 2 साल बड़ी थी। वो बहुत अच्छी थी। किट्टू की फैमिली भी बहुत अच्छी थी। उनकी फैमिली में उसके पापा और नील भाई बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो हम तीनों हमेशा साथ रहते थे, एक ही स्कूल में थे हम, लेकिन दी स्कूल में हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ रहती थी। जब किट्टू और मैं 10th क्लास में थे तब हमें पता चला था कि दी का किसी लड़के के साथ कुछ चल रहा है, लेकिन क्या ये हमें नहीं पता था। एक दिन जब मैं और किट्टू दादू के साथ घूमने गए थे, उस दिन घर आने के बाद हमें पता चला था कि दी घर पर नहीं है। किट्टू के भाई और पापा दी को ढूंढ रहे थे। हम दोनों बहुत रो रहे थे। अगले दिन सुबह पुलिस दी की डेड बॉडी लेकर घर आई थी। तब उन्होंने कहा था कि उनके साथ, इतना कहकर परी ने रियांश के सूट को कसकर पकड़ लिया और रोने लगी। रियांश ने उसे चुप करवाते हुए कहा, लेकिन इससे किट्टू के भागने का क्या रीजन है? परी ने रोते हुए कहा, हे, बहुत बड़ा रीजन है। रियांश ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, तुम पहले शांत हो जाओ और ठीक से सब कुछ बताओ ताकि हम सब सही कर सके। परी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई थी तब दी के बारे में क्राइम ब्रांच तक बात पहुंच गई थी। सभी घर वालों से पूछताछ की गई और उन सब में मैं और किट्टू भी शामिल हुए थे। तब हमने उन्हें बताया था कि दी किसी लड़के से बात करती थी। उस लड़के के बारे में पता किया, तब पता चला कि वो और दी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन घर में सब स्ट्रिक्ट होने की वजह से दी उस लड़के से मिल नहीं पाती थी। उस दिन उस लड़के ने ही दी को सबसे छुप कर मिलने के लिए बुलाया था। वहां पर क्या हुआ था ये हमें नहीं बताया गया। उस दिन के बाद से मैं और किट्टू सिर्फ राहुल और अमन से ही बात करते थे, क्योंकि वो दोनों नील भाई के दोस्त के भाई हैं। ऐसा हमें लगता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन दोनों को तो नील भाई ने मेरी और किट्टू की सेफ्टी के लिए रखा था। ये बात हमें 1 साल पहले ही पता चली। रोहन भाई और किट्टू के बीच जो हुआ उसके बारे में भाई को सब पता था, लेकिन उन्होंने किट्टू से कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक बात हम दोनों से कही थी कि किसी भी कीमत पर हमें लड़कों के बीच फंसना नहीं है, वरना वो हमें जान से मार देंगे। उसकी बात सुनकर रियांश ने गुस्से में कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो परी? इससे किट्टू के भागने से क्या मतलब है? उसे तो भागने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उसकी बात सुनकर ओजस ने कहा, हाँ, ये कोई वजह नहीं है। तभी परी जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसे देखकर रियाज परेशान हो गया। वो परी पर गुस्सा भी नहीं कर सकता था। तभी उनके कानों में दादाजी की आवाज आई, क्योंकि किट्टू के बहन को मारने वाला और कोई नहीं, उसका खुद का बाप और भाई था। दादाजी की बात सुनकर रियाश के साथ साथ ओजस, पलक, परी, रुद्र को एक बहुत बड़ा झटका लगा। तभी रियाश ने दादाजी को
देखते हुए कहा, खुद की बेटी को मार दिया, लेकिन क्यों? दादाजी ने कहा, क्योंकि जिस लड़के के साथ ईशानी का चक्कर चल रहा था वो नील के पीए का बेटा था, जो बहुत ही गरीब था। उन दोनों का रिश्ता बहुत आगे बढ़ गया था और ईशानी प्रेग्नेंट थी। ये बात उनके बिजनेस पर इफेक्ट करती, इसलिए उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ईशानी को मार दिया। दादाजी की बात सुनकर रूही डर से कांपने लगी। उसे ऐसे देखकर रुद्र घबरा गया। उसने जल्दी से रूही को अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ रूही। रुद्र को देखने लगी। वो बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। उसे ऐसे देखकर परी ने कहा, सॉरी भाभी, मैं आपको डराना नहीं चाहती थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। तभी रियांश ने रुद्र से कहा, भाई आप भाभी को रूम में लेकर जाओ। पलक ने रुद्र से कहा, आप आइए, मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। उसकी बात सुनकर रुद्र ने रूही को अपनी गोद में उठाया और पलक के साथ चला गया। उनके जाते ही परी ने रियांश के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया सरू, मैं उन्हें डराना नहीं चाहती थी। रियांश ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, शांत हो जाओ स्वीटी पाई, तुमने कुछ नहीं किया। अब तुम चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हें पनिश करूंगा। उसकी बात सुनकर परी ने उसके सीने पर नाखून गड़ाए तो रियांश ने उसके कान में धीरे से कहा, बदला लिया जाएगा स्वीटी पाई। उसकी बात सुनकर परी थोड़ा रिलैक्स हो गई, लेकिन किट्टू का जाने से उसके दिल पर बहुत गहरा असर पड़ा था। वही रियांश बहुत बड़ी उलझन में फंस गया था। एक तरफ उसका दोस्त था तो एक तरफ किट्टू की जान। तभी दादू ने कहा, किट्टू अभी बहुत छोटी है, थोड़ा समय दो, क्योंकि नील दिमाग से हिला हुआ है, कहीं किट्टू की जान पर बात ना आ जाए। दादाजी की बात सुनकर रियांश ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और परी के फोरहेड पर किस करते हुए बोला, तुम अपना ध्यान रखना और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं किट्टू के बारे में पता लगा लूंगा। परी ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो रियांश ने वहां से जाते हुए ओजस से कहा, ध्यान रखना तुम परी का, चाहो तो आज घर रुक जाओ। उसकी बात सुनकर ओजस ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो रियांश सीधा बंगले से बाहर निकल गया। उसने रोनित को फोन किया और रोहन की लोकेशन ट्रेस करने को कहा और फिर वो वहां से सीधा क्लब चला गया। जब वो क्लब के अंदर आया तो उसने देखा रोहन एक साइड टेबल पर बैठकर वाइन पी रहा था। सुबह का टाइम था, इसलिए वहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। बस कुछ लोग बिजनेस मीटिंग कर रहे थे और थोड़े बहुत नशे में झूम रहे थे। रियांश को वहां देखकर सारे बिजनेसमैन खड़े हो गए जो उसे जानते थे। रियांश ने किसी की तरफ नहीं देखा और वो सीधा रोहन के पास जाकर बैठ गया। उसे देखकर रोहन ने वाइन के ग्लास को देखते हुए कहा, किंग कोबरा डेविल कहीं का, कभी तो मुझे अकेले रहने दे, हमेशा मेरे पीछे पीछे आ जाता है। उसकी बात सुनकर रियांश ने उसकी गर्दन को पकड़ते हुए कहा, अजगर के बच्चे, मैं तो तेरे साथ नर्क में भी आने वाला हूँ। तू ये सोचना बंद कर दे कि मैं तुझे कभी अकेला छोड़ूंगा। रोहन ने हंसते हुए कहा, तू सच में मेरा सच्चा यार है और तू कोई मेरी परवाह नहीं करता। चले जाते हैं सब छोड़कर। रोहन इस वक्त बहुत ज्यादा नशे में था। यश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अभी तुम घर चलो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। जब तुम्हारी उतर जाएगी तब तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। रोहन ने हंसते हुए कहा,
हमें तो लूट लिया हुस्न वालों ने। उसकी मीठी मीठी बातों ने रियांश ने उसे खड़ा किया और क्लब से बाहर आ गया। उसने रोहन को कार में बिठाया और सीधा ऑफिस चला गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या रोनित कभी पलक को समझ पाएगा? ऑफिस पहुंचकर उसने रोनित को पार्किंग में बुलाया और पीछे के गेट से रोहन को उसने केबिन में लाकर केबिन से अटैच रूम में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। फिर वो भी अपने केबिन में आ गया। इस वक्त रोनित उसके सामने खड़ा था। वही रियांश अपने एक हाथ से पेपर वेट घुमा रहा था। इस वक्त वो एक टेबल लग रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो सिर्फ वही जानता था। उसे ऐसे देखकर रोनित की तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बहुत देर बाद रियांश ने कहा, वो इस वक्त कहाँ है? उसे ढूंढो और उस पर सिर्फ नजर रखो। रोनित ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फोन निकालकर किसी को मैसेज किया। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कविता एक कोने में पड़ी हुई थी। उसकी हालत अब पहले से भी बुरी हो गई थी। कहाँ वो गहनों से लदी रहती थी और अब कहाँ वो सिर्फ एक मंगलसूत्र पहने हुई थी। तभी वहाँ एक लेडी कांस्टेबल आई और कविता को घूरते हुए बोली, कविता चलो आज तुम्हें यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। उसकी बात सुनकर कविता अपनी जगह पर खड़ी हो गई और उस कांस्टेबल के साथ जाने लगी। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठ गई और फिर उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। वो लोग एक रास्ते से होते हुए बड़ी झील की तरफ जा रहे थे जो शहर से बाहर थी। आधे रास्ते पर जाने के बाद कविता सो गई, जिसे देखकर उसके साथ बैठे कांस्टेबल भी सो गए। रास्ता बहुत लंबा था और वहां पहुंचने के लिए अभी 3 घंटे और लगने वाले थे। ड्राइवर आराम से गाड़ी चला रहा था। आधा रास्ता पार करने के बाद कविता ने अपनी आंखें खोली और उस पुलिस कांस्टेबल के पास रखी गन निकालकर ड्राइवर के सिर पर लगा दी और उसे चुप रहने का इशारा किया। उसकी इस हरकत से ड्राइवर बुरी तरह से डर गया। तभी कविता ने गाड़ी का गेट ओपन किया और ड्राइवर को गाड़ी स्लो करने के लिए कहा, तो ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। तभी कविता गाड़ी से उतर गई और वहां से भाग गई। कुछ दूरी पर जाने के बाद उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई, जिससे सबकी नींद खुल गई। जब सबने अपनी आंखें खोली तो हैरान हो गए, क्योंकि कविता के साथ साथ ड्राइवर भी वहां से फरार हो गया था। वहीं कविता जंगल में घुस गई। वो एक पेड़ का सहारा लेकर बैठी थी। तभी उसके सामने वो ड्राइवर आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर कविता की आंखें छोटी हो गई। उसने उस ड्राइवर को देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, क्या मैडम, इतना बुरा फंसा कर भागने की सोच रही थी? मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। मैंने आपको मरने से बचाया है। उसका हिसाब तो मुझे आपसे लेना पड़ेगा ना? उस ड्राइवर की बात सुनकर कविता ने गुस्से में कहा, क्या बोल रहे हो तुम? ठीक से बताओ। उस ड्राइवर ने कहा, आप इतनी पागल तो मुझे लगती नहीं जो मुझे आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। कविता ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और कुछ देर घूरने के बाद हंसते हुए बोली, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बोलो, मंजूर है? उस ड्राइवर ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम्हारा काम भी कर दूंगा मैडम, लेकिन बदले में इतना कहकर वो फिर से बेशर्मों की तरह हंसने लगा। तभी कविता अपनी जगह से उठते हुए बोली, हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा, उसके बाद बात करेंगे। उस ड्राइवर ने कहा, मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है, चलो वहीं से चलते ही। कविता ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और उस ड्राइवर के साथ जाने लगी। पुलिस उनके पीछे थी, लेकिन अब तक वो दोनों
काफी आगे जा चुके थे। वो दोनों जंगल के रास्ते से होते हुए एक नदी की तरफ आ गए, जो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उसका बहाव अच्छा खासा था। तभी कविता ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उस ड्राइवर ने कहा, मेरा नाम आदिल। कविता ने कहा, अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे? आदिल ने वहां से कुछ लकड़ी इकट्ठा की और पेड़ों पर लटक रही लंबी टहनियों को निकालकर उन्हें अच्छे से उन लकड़ियों पर बांध दी। कुछ देर की मेहनत के बाद उसने एक नाव तैयार कर ली। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या रोनित कभी पलक को समझ पाएगा? और कविता से कहा, चलो यहाँ से आगे जाकर बताता हूँ। फिर वो दोनों वहां उस नाव में बैठ गए और लगभग 3 घंटे का सफर तय करके वो दोनों एक जगह पहुंचे। फिर वो दोनों नाव से बाहर आए और आगे जाने लगे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें वहां एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा को देखकर आदिल ने कहा, आज हम यहीं रुकेंगे, कल आगे जाएंगे। यहाँ हमें खाने के लिए फल मिल जाएंगे। कविता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इतने दिनों से वो भी थकी हुई थी, इसलिए उसने अपने हाथ पैर धोए और वहीं सहारा लेकर बैठ गई। वहीं आदिल भी कुछ आगे जाकर फल तोड़ कर लाया और कविता के पास बैठ गया। उसने कविता को फल दिए और अपने चेहरे पर लगी दाढ़ी को निकालने लगा। जब आदिल ने अपनी पूरी दाढ़ी निकाली तो कविता आदिल को देखकर हैरान रह गई। दूसरी तरफ ओजस का घर रुद्र रूही को शांत कर रहा था, लेकिन रूही बहुत ज्यादा डर रही थी। जो दादू ने कहा था उसके साथ भी तो वही हुआ था, लेकिन गलती से। उसे इस वक्त बहुत डर लग रहा था। वो सोच रही थी कि ईशानी के साथ जो हुआ कहीं उसके साथ भी वही ना हो जाए। वही रुद्र उसे समझा रहा था, लेकिन रूही उसकी एक नहीं सुन रही थी। ये देखकर रुद्र ने रूही पर चिल्लाते हुए कहा, अभी रो रो कर पूरी धरती आसमान एक कर लेना तुम। कब से कह रहा हूँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हें समझ नहीं आता खुद की तबीयत खराब करनी है क्या? तुम्हारे ऐसे रोने से बेबी पर असर पड़ेगा। उसकी बात सुनकर रूही ने रोते हुए कहा, हाँ, आपको बस अपने बेबी की पड़ी है। उसकी बात सुनकर रुद्र ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग क्या घुटनों में है? बच्चों के साथ मुझे तुम्हारी भी फिक्र है, इसलिए कह रहा हूँ मेरी माँ चुप हो जाओ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे बाप को भी मार दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर रूही ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा, आप मेरे बाप को मारोगे? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो आप? वो कैसे भी है, पर मेरे डैड है। उसकी बात सुनकर रुद्र ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, अब तुम सो जाओ, कहीं हमारे बेबी भी तुम्हारे जैसा पागल ना हो जाए और फिर तुम दोनों मिलकर मेरे सिर के सारे बाल नोच नोच कर मुझे टकला ना कर दो। उसकी बात सुनकर रूही को और ज्यादा रोना आ गया और वो रोने लगी। उसे देखकर रुद्र ने अपना सिर पीट लिया तो रूही ने रोते हुए कहा, आप तो मुझसे परेशान हो रहे हो, अब मैं आपको परेशानी लग रही हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड जो अब प्रेग्नेंट हो गई है तो आपको मुझसे परेशानी ही होगी। रुद्र को तो उसकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दीवार से अपना सिर फोड़ दे। उसने पॉकेट से गन निकाली और अपने सिर पर लगाते हुए दांत पीस कर बोला, अब अगर तुम चुप नहीं हुई ना तो मैं यही शूट कर दूंगा, फिर रोती रहना पूरी जिंदगी। उसका एक्शन देखकर रूही के तो होश उड़ गए। उसका रोना एक सेकंड में ही बंद हो गया और वो चुपचाप बेड पर लेट गई। उसे देखकर रुद्र ने एक चैन की सांस ली
और रूम से बाहर आकर परी से बोला, परी तुम उसका ध्यान रखना, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। परी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और रूही के रूम में चली गई। वहीं रूही बेड पर लेटी हुई थी। परी उसके पास जाकर बैठ गई और उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी, जिसे महसूस करके रूही ने अपनी आंखें खोली और परी को देखने लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। तभी परी ने कहा, आप पूरे तरीके से सेफ हो भाभी, और हमारा बेबी भी। आप बेफिक्र रहिए, आपके पास तो 24 घंटे कोई ना कोई रहता है। रूही ने कहा, हाँ मुझे पता है परी, लेकिन मैं घर बैठकर बोर हो जाती हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आता है और फिर मेरा गुस्सा उन पर निकल जाता है और फिर वो गुस्सा हो जाते हैं। उसकी बात सुनकर परी ने कुछ देर सोचा और बोली, आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो बालकनी में चली गई। उसने फोन से रियांश को फोन लगाया। दूसरी तरफ से रियांश ने फोन पिक करते हुए कहा, कहो स्वीटी पाई। परी ने कहा, मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, लेकिन एक और बात है जिसे आपको मानना पड़ेगा। रियांश ने कहा, डेविल किंग कोबरा कोड है। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मैं भी डेविल क्वीन कोबरा हूँ, इसलिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। रियांश ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, कहो। तो परी ने कहा, हम ना भाभी को भी ऑफिस में ले लेते हैं, उन्हें ज्यादा काम नहीं देंगे, लेकिन उनका वहाँ मन लगा रहेगा। वो यहाँ अकेली रहेगी तो उनके माइंड में बार बार यही सब आता रहेगा। उसकी बात सुनकर रियांश ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, तुम और पलक उनके साथ ही रहना, मैं तुमसे शाम को बात करता हूँ। परी ने कहा, ओके, फिर आज आपके लिए एक गिफ्ट होगा। ये सुनकर रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमें रात स्पेशल बनानी है। उसकी बात सुनकर परी ने चिढ़ते हुए कहा, बेशर्म काला नाग। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और रूम के अंदर आ गई। उधर रियांश ने अपना फोन देखते हुए खुद से कहा, ये लड़की तो सच में पागल है। ये कहकर वो खुद में ही मुस्कुराने लगा और फिर वो अपने काम में मशगूल हो गया। दूसरी तरफ आरोही अपने घर के बाहर पड़ी हुई थी। तभी आसपास के लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे। सब वहां इकट्ठे हो गए थे। एक आदमी ने आरोही को देखते हुए कहा, अरे ये तो आरोही है, इसे क्या हो गया, और ये इसके मुंह से जहर क्यों निकल रहा है। उसकी बात सुनकर एक दूसरे आदमी ने कहा, अरे कोई इसकी माँ को बुलाओ, नहीं तो प्रणव को फोन करो। इतना कहकर उस आदमी ने आरोही के घर पर आवाज देना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर एक मेड घर से बाहर आई और बोली, जी कहिए। तो एक औरत ने कहा, देखो आरोही को क्या हो गया, उसकी माँ को बुलाओ, नहीं तो प्रणव को बुलाओ, पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। उसकी बात सुनकर वो मेड एकदम चौंक गई और अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। उसे रोते देखकर उस औरत ने कहा, बाद में रो लेना, पहले किसी को फोन करो। मेड ने जल्दी से अपने पॉकेट से फोन निकाला और प्रणव को फोन लगाया। प्रणव इस वक्त ऑफिस में था। उसने जब देखा कि घर से फोन है, इसलिए उसने जल्दी से फोन उठा लिया और बोला, क्या हुआ माँ, वो आरोही आ गई क्या घर पर। उस मेड ने रोते हुए कहा, सर आप जल्दी से घर आ जाइए, वो आरोही मैडम के मुंह से झाग निकल रहा है, उनकी हालत बहुत खराब है, आप जल्दी से आ जाइए। मेड की बात सुनकर प्रणव हैरान हो गया। वो जल्दी से ऑफिस के बाहर आया। वो कितने दिनों से आरोही को ढूंढ रहा था, लेकिन आरोही का उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। और आज अचानक आरोही का ऐसे सामने आना, ये उसके लिए
बहुत बड़ा झटका था। वो अपनी कार तेज चलाते हुए जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी कार घर के बाहर रोकी। वो जल्दी से कार से बाहर आया और आरोही की तरफ चला गया। उसने झुककर आरोही के सिर को अपनी गोद में रखा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। क्या रोनित कभी पलक की फीलिंग्स को समझ पाएगा? और उसके गालों को थपथपाने लगा, लेकिन आरोही ने अपनी आंखें नहीं खोली। तो प्रणव ने जल्दी से आरोही को अपनी गोद में उठाया और सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने आरोही को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने आरोही को चेक किया तो पता चला आरोही मर चुकी थी। डॉक्टर वार्ड से बाहर आया और प्रणव की तरफ देखते हुए बोला, शी इज नो मोर। सांप का जहर पूरे शरीर में फैल चुका है, जिस वजह से इनकी 1 घंटे पहले ही मौत हो चुकी है। डॉक्टर की बात सुनकर प्रणव की आंखों में आंसू आ गए और फिर वो आरोही को घर लेकर आ गया। उसने अपने पापा को ये बात बताई, जिसे सुनकर वो भी सदमे में चले गए। प्रणव ने अब तक अपने सारे रिलेटिव को फ़ोन कर दिया था। परी, जो रूही से बातें कर रही थी, उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन चेक किया तो वो हैरान हो गई। उसे प्रणव का फ़ोन आ रहा था, जो एक नज़र परी को देखता भी नहीं था। उसे परी से चिढ़ होती थी। प्रणव अपनी माँ और बहन की तरह ही घटिया था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था सिवाय पैसों के। वो बस पैसों के पीछे ही भागता रहता था। उसके बहुत सारे इल्लीगल धंधे थे, जिस कारण वो बिजनेस में ऊंचाइयां हासिल कर रहा था। परी ने फोन उठाकर कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से प्रणव ने उसे आरोही के मरने की बात बताई, जिसे सुनकर परी को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि आरोही अब इस दुनिया में नहीं रही। वो कैसी भी थी, लेकिन बुरे वक्त में एक वही थी जिन्होंने परी को पैसे दिए थे और उसके खर्चे उठाए थे। पलक ने जब परी को ऐसे देखा तो उसने परी को हिलाते हुए कहा, क्या हुआ दी? आप ठीक तो हो? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? परी ने रोते हुए कहा, आरोही दी मर चुकी है। प्रणव भाई का फोन आया था। पलक ने उसे शांत करवाते हुए कहा, आप शांत हो जाइए, हमें वहाँ जाना होगा। आप जीजू को फोन करिए। इतना कहकर पलक नीचे चली गई। उसने नीचे जाते हुए खुद से कहा, आरोही दी तो जीजू की कैद में थी, मतलब जीजू ने उन्हें। ये सोचकर उसने अपना सिर झटका और फिर दादाजी और ओजस को आरोही के बारे में बताने चली गई। वहीं परी ने रियांश को मैसेज कर दिया, क्योंकि अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी से बात भी करे। एक दिन में उसे 2 झटके मिले थे। वहीं रियांश ने जब परी का मैसेज देखा तो उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने फोन को घुमाते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है मेरी स्वीटी पाई। अभी तो तुम्हें बहुत सारे लोगों की मौत की खबर सुननी है, लेकिन सभी तुम्हारे सामने आएंगे ये मैं नहीं कह सकता। अब कोई जिंदा नहीं रहेगा। अब अगला टारगेट वही होगा जो तुम्हें परेशान करेगा। जो भी रास्ते में आएगा वैसे ही साइड हट जाएगा। इतना कहकर रियांश अपनी चेयर से उठ गया और फोन को पॉकेट में डालकर रोनित को रोहन का ख्याल रखने का कहकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो आरोही के घर के बाहर खड़ा था। अब वो परी का हस्बैंड था। इस हक से उसे परी के साथ ही रहना था, ताकि सबको पता चले कि परी अब मिसेस कपूर है और उसके साथ जो भी बुरा करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। वहीं परी ने जैसे ही रियांश को देखा, वो भागते हुए उसके पास आई और उसके गले लगकर रोने लगी।
रियांश ने उसे अपने सीने से लगाया, तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ की बात सुनकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, कब हुआ ये सब? दूसरी तरफ से किसी ने कहा, आज सुबह, जब उसे हाई कोर्ट ले जा रहा था। उसके साथ साथ गाड़ी का ड्राइवर भी फरार है। रियांश ने कहा, ढूंढो उसे। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और अपने पॉकेट में रख लिया। फिर उसने परी के बालों को सहलाते हुए खुद से कहा, ये सब जितना सुलझता जा रहा है उतना ही उलझ रहा है। शायद अब मुझे और इंतज़ार करना पड़ेगा उस तक पहुंचने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियाज की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी में लास्ट तक बने रहना। रियाज अपनी ही सोच में गुम था कि तभी उसे परी की आवाज आई। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। उन्हें कितने सारे सांप ने काट लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो सांप के बिल में ही घुस गई थी। इतना कहकर परी जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसे देखकर रियाश ने उसे संभालते हुए कहा, अब सांप के बिल में हाथ डालेगी तो वो ढसेगा ही ना स्वीटी पाई। उसकी बात सुनकर परी ने रोते हुए कहा, सड़ू, मैं चाहती हूँ आप मासी को कुछ देर के लिए यहाँ बुला लो। वो आखिरी बार ही सही दी को देख तो लेगी। ये सुनकर याश ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारी मासी जेल से भाग चुकी है स्वीटी पाई। पुलिस उसके पीछे पड़ी है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अब हम चाहे भी तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर परी हैरान हो गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने घबराई हुई नजरों से रियांश को देखा और अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया है। वो मुझे मार डालेगी। उसे ऐसे देखकर रियांश ने उसे खींचकर अपने सीने से लगाया और उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। समझी तुम? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ब्रेव बनना होगा। ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा। रिया परी ने उसके सूट को पकड़ते हुए कहा, मुझे घर लेकर चलिए। मुझे यहाँ नहीं रुकना। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। इतना कहकर परी जोर जोर से रोने लगी, जिस कारण उसे हिचकी आनी शुरू हो गई थी। तभी रियांश ने उसकी गर्दन की नस दबा दी, जिससे परी बेहोश होकर रियांश की बाहों में गिर गई। तभी ओजस ने रियांश के पास आते हुए कहा, न्यूज़ मिली है कि कविता फरार हो गई। रियांश ने परी को अपनी गोद में उठाया और ओजस की तरफ देखते हुए बोला, पता है मुझे। अपने घर जाओ और देखो तुम्हारा बाप और तुम्हारा चाचू इस वक्त कहाँ है। ओजस ने कहा, लेकिन उनका इन सब से क्या मतलब है? रियांश ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, घर जाओ, सब पता चल जाएगा तुम्हें। मेरे पास अब और कुछ नहीं है कहने के लिए। ओजस ने कहा, लेकिन मैं पलक और दादू को अकेले नहीं छोड़ सकता। रियांश ने गाड़ी का गेट बंद करते हुए कहा, मैं रोनित को भेज दूंगा वहाँ। अब तुम निकलो जल्दी। ओजस ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से निकल गया। वहीं रियांश ने गाड़ी ड्राइव करते हुए रोनित को कॉल किया। कॉल उठाते ही रियांश ने जल्दी से कहा, अभी ऑफिस से निकलो और आरोही के घर के पास आ जाओ। वहां से दादू और पलक को पिक करना और कुछ दिन उनके साथ उनके घर पर ही रहना। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। वही रोनित तो बस फोन को देखता ही रह गया। उसने खुद से कहा, हे भगवान, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तभी रोहन ने कहा, अब क्या हो गया? रोनित ने कहा, तुम उठ गए, बहुत अच्छा हुआ। उसकी बात का रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया और बोला, अब मैं घर जा रहा हूँ। रोनित ने उसके पीछे जाते हुए कहा,
तुम कपूर मेंशन चले जाना, बॉस वेटिंग फॉर यू। रोहन ने अपना सिर दबाते हुए कहा, मैं शाम को चला जाऊंगा, अभी मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। रोनित ने हाँ में अपना सिर हिलाया और मैनेजर को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वहां से आरोही के घर की तरफ चला गया। दूसरी तरफ नैनीताल में साहिल जी परेशानी से इधर उधर घूमते हुए कुछ सोच रहे थे। तभी दर्पण जी ने अंदर आते हुए कहा, भाई, वो कविता फरार हो गई है। उसने पुलिस को भी चकमा दे दिया और एक न्यूज़ मिली है, उसकी बेटी आरोही की डेथ हो चुकी है और बताया जा रहा है कि उसकी बॉडी पर बहुत सारे सांप के काटने के निशान हैं। जहर इतनी तेजी से बॉडी में फैला था कि उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। मरने के बाद उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। दर्पण जी की बात सुनकर साहिल जी ने कहा, किसने किया है ये सब, पता चला कुछ? दर्पण जी ने कहा, नहीं, अभी पता तो नहीं चला। बॉडी घर के बाहर मिली है, इसका मतलब उसे मारा गया है। अगर उसे सांप ने काटा होता तो उसकी बॉडी घर तक नहीं आती। दर्पण जी की बात सुनकर साहिल जी ने फोन निकाला और प्रणव को फोन किया। दूसरी तरफ प्रणव अभी अभी आरोही की चिता को अग्नि देकर घर आया था। वो अपने रूम में फ्रेश होकर बैठा हुआ था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन चेक किया तो साहिल जी का नाम देखकर वो एक पल के लिए हैरान हो गया। उसने बिना सोचे समझे साहिल जी का फोन उठा लिया और बोला, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या रोनित कभी पलक की फीलिंग को समझ पाएगा? आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? साहिल जी ने अफसोस जताते हुए कहा, अभी अभी पता चला कि आरोही। उनकी बात सुनकर प्रणव ने कहा, हाँ, मैं अभी घर आया हूँ और सोच रहा हूँ इतने सारे सांप हमारे घर के बाहर कहाँ से आ गए। सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। किसी ने तो किया है, लेकिन किसने, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। साहिल जी ने कहा, क्या तुमने आरोही की बॉडी में मौजूद जहर के बारे में पता किया है कि वो किस सांप का है? प्रणव ने कहा, हाँ, डॉक्टर ने लैब में भेजा है, जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन मैं उस कातिल का पता कैसे लगाऊं? माँ भी पता नहीं कहाँ चली गई। प्रणव की बात सुनकर साहिल जी ने टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, मुझे पता है वो कहाँ है। ये सुनकर प्रणव की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से कहा, वो मुझे बताओ, मैं खुद उन्हें लेकर आऊंगा। इस वक्त साहिल जी के चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशन थे, जिसे वो बहुत बड़ा प्लान बना रहे हो। उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पहले तो पता नहीं था, लेकिन ओजस ने बताया था कि उन्हें जेल में डाला गया है और उनके साथ बहुत मारपीट भी की गई है। साहिल जी की बात सुनकर प्रणव ने गुस्से में कहा, ये सब किसने किया? मुझे सिर्फ उसका नाम बताओ, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। साहिल जी ने अपने होठों पर कातिल मुस्कान लाते हुए कहा, रियांश कपूर, द ग्रेट बिजनेस टाइकून और एशिया का ब्लैक किंग कोबरा। ये सुनकर प्रणव सदमे में आ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना है? माँ उसे कैसे जानती है? उसकी बात सुनकर साहिल जी ने कहा, तुम्हारी मासी की बेटी परी रियाज की गर्लफ्रेंड है। उन दोनों का चक्कर चल रहा है। शायद परी ने ही तुम्हारी माँ के खिलाफ कुछ कहा होगा। ये सुनकर प्रणव का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, इस लड़की की इतनी हिम्मत, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और गुस्से से बोला, परी, मुझे लगा था तुम बहुत मासूम हो, लेकिन तुम भी कमीनी निकली। देखो तुम्हारे साथ अब क्या होता है। दूसरी तरफ प्रणव के फोन रखते ही
दर्पण जी ने साहिल जी से कहा, भाई आपने ये सब क्यों किया? साहिल जी ने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा, अब आएगा खेल में मजा। अब हम कविता को मार देंगे और उसका इल्जाम हम परी पर डालेंगे और उसे ब्लैकमेल करके उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देंगे। और वहीं प्रणव अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार उस रियांश कपूर को समझेगा। साहिल जी की बात सुनकर दर्पण जी ने कहा, वाह भाई, आप तो बहुत जीनियस निकले। क्या बात है, क्या आइडिया निकाला आपने? लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। अब तो बड़ा मजा आएगा खेल में। इतना कहकर दर्पण जी भी मुस्कुराने लगे। वहीं इधर जंगल में कविता आदिल को देखकर हैरान हो गई थी। वहीं आदिल कविता को देखकर मुस्कुरा रहा था। कविता ने आगे बढ़कर आदिल को गले लगा लिया और बोली, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कहती थी ना कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें खुश कैसे रखूंगा, इसलिए मैं बड़ा आदमी बनने गया था। अब मैं इस लायक बन गया हूँ कि तुम्हें क्या 50 लोगों को भी रख सकता हूँ। आदिल की बात सुनकर कविता ने रोते हुए कहा, तुम्हारे जाने के बाद मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। अब तुम्हें देख लिया ना, अब दिल को सुकून मिल गया। अब तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। आदिल ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, और वो तुम्हारा पति, उसका क्या होगा? कविता ने गुस्से में कहा, भाड़ में जाए वो। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे बच्चे कैसे हैं? कविता ने कहा, दोनों ही अच्छे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आदिल ने कहा, अब हम यहाँ से दूर जाएंगे, यहाँ रहना सेफ नहीं है, तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है। कविता ने कहा, पता है मुझे, लेकिन मैं उस लड़की को और उस लड़के को छोड़ूंगी नहीं। आदिल ने कहा, उन दोनों को अभी चैन की सांस लेने दो। उस लड़के को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं। कविता ने गुस्से में कहा, वो बस एक बिजनेसमैन है, और क्या है? आदिल ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। कविता ने कहा, मतलब? तो आदिल ने कहा, कुछ नहीं, हम अपनी बातें करते हैं ना, इतने सालों बाद मिले हैं। इतना कहकर आदिल ने कविता को अपनी तरफ खींचा और कहा, अब अपना दिमाग सिर्फ मेरे पास रखो और उन सब के बारे में तुम मत सोचो। उन्हें बर्बाद करना है, उसके लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तुम अब मेरे साथ एंजॉय करो। आदिल की बात सुनकर कविता ने उसकी गोद में बैठते हुए कहा, जरूर जाने मन, वैसे भी तुम्हारे इंतज़ार में मेरी सारी रातें तड़पते हुए कटी हुई। वो बुढ़ा तो कुछ काम का नहीं, बस पूरा दिन सोफे पर पड़ा रहता है। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं आ गया हूँ ना तुम्हें उससे छुटकारा दिलाने, वो तो बस एक मोहरा था हमारे खेल का। कविता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और फिर उसने आदिल के सिर को पीछे से पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे। देखते ही देखते उस जंगल में कविता की तेज सांसों की आवाज गूंजने लगी। वहीं रियांश परी को लेकर कपूर मेंशन आ गया था। उसने परी को रूम में ले जाकर बेड पर लेटाया और रुद्र को फोन किया। दूसरी तरफ रुद्र अपनी कंपनी की अरेंजमेंट देख रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ तो रियांश ने कहा, भाई, भाभी ओजस के घर हूँ, मैं परी को लेकर घर आ गया हूँ, अगर आप चाहो तो आप वहाँ जा सकते हो। रुद्र ने कहा, हाँ मैं देखता हूँ, अभी तो मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। उसकी बात सुनकर रियांश ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। फिर उसने रोहन को फ़ोन किया। रोहन इस वक्त ड्राइव कर रहा था।
रियांश का फ़ोन देखकर उसने एक गहरी सांस ली और फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से रियांश ने कहा, अब तुम कहाँ जा रहे हो? मेंशन आ जाओ, ज़रूरी बात करनी है तुमसे। रोहन ने कहा, अभी नहीं, बाद में आऊँगा, अभी मेरा मूड बहुत खराब है। रियांश ने कहा, 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी आ जाओ। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। वहीं रोहन ने फ़ोन को घूरते हुए खुद से कहा, डेविल कोबरा, ये कभी नहीं सुधरेगा। फिर उसने टर्न लिया और कपूर मेंशन की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर बाद रियांश और रोहन गार्डन में बैठे हुए थे। दोनों ही शांत थे। तभी रियांश ने रोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब मुझे ज़रूरत थी तब तुमने मुझे संभाला था, आज तुम्हें ज़रूरत है तो मैं तुम्हें नहीं संभालने वाला। उसकी बात सुनकर रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, खड़ूस कहीं के, भाभी सही बोलती है, सड़ू कालिया नाग। उसकी बात सुनकर रियांश ने उसकी पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा, ये बात मुझे सिर्फ मेरी स्वीटी पाई ही कहेगी और कोई नहीं। रोहन ने कुछ नहीं कहा तो रियांश ने कहा, चल अब इतना सेंटी मत हो, क्योंकि तुम्हारे पास द ग्रेट बिजनेस टाइकून रियांश कपूर है, फिर क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो तुम? उसकी बात सुनकर रोहन ने उसे घूरते हुए कहा, अगर खुद की तारीफ करना हो गया हो तो बताएगा मुझे क्यों बुलाया है? रियांश ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, मेरे पास एक प्लान है। रोहन ने कहा, तो बता ना। रियांश ने उसे कुछ समझाया। थोड़ी देर बाद रोहन ने खुश होते हुए कहा, यू आर द ग्रेट खड़ूस। ये सुनकर रियांश ने उसे बुरी तरह से घूरा तो रोहन ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, ओके रिलैक्स, इतना गुस्सा मत किया कर, मुझे डर लगता है तुझसे। तभी रियांश ने कहा, जा अब काम पर लग जा, सुबह की फ्लाइट से जाना है तुझे। रोहन ने कहा, नहीं, मुझे फ्लाइट से नहीं जाना, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। रियांश ने उसकी पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा, निकाल अब अपने अंदर की कमीनीगिरी को बाहर। रोहन ने अपनी कॉलर ठीक करते हुए कहा, दोस्त किसका हूँ जो खुद कमीनों का सरदार है। ये सुनकर रियांश ने उसे मुक्का दिखाया तो रोहन वहां से भाग गया। उसके जाते ही रियांश ने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को ढक लिया और खुद से बोला, तेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मैं दुनिया से भी लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तू खुद अपनी लड़ाई लड़े, तेरे पीछे डेविल तो हमेशा ही है। इतना कहकर रियांश ने अपनी गर्दन को अजीब तरीके से मोड़ा और फिर अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन देखा तो उसे रॉकी का फ़ोन आ रहा था, जिसे देखकर उसने जल्दी से फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से रॉकी ने कहा, बॉस, ये वही है, इसी ने पूरा गेम सेट किया है, फ़ोन में फैमिली के फ़ोटोज़ भी है, आपको सतर्क रहना होगा, उसने आप पर नज़र रखी हुई है। रॉकी की बात सुनकर रियांश ने कहा, हाँ मैं समझ गया, जरा उस कविता का पता लगाओ, उसका पिछला बैकग्राउंड चेक करो, उसके पति से लेकर बच्चों तक। रॉकी ने ओके कहा और फ़ोन रख दिया। तभी रियांश ने कुछ सोचा और अपने रूम की तरफ जाते हुए खुद से बोला, कब तक छुपेगा तिवारी, अब तुझे आराम से खींचकर बाहर निकालूंगा मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। ये कहते हुए रियांश के चेहरे पर बहुत गहरे भाव थे, जिसे ना जाने उसने कितनी बड़ी जीत हासिल कर ली हो। वो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। फिर वो अपने रूम में ना जाकर सीधे दादाजी के रूम में चला गया। दादाजी इस वक्त अपने रूम में बैठे हुए कोई किताब पढ़ रहे थे। तभी रियांश उनके पास गया और उनके पैरों के पास बैठ गया। उसे ऐसे देखकर दादाजी ने अपनी किताब साइड में रखी और कहा, क्या हुआ,
तुम आज इतना खुश, जरूर कोई बड़ी बात होगी। रियाज ने मुस्कुराते हुए कहा। दादू, वो कमीना मिल गया है, उसके बारे में पता लग गया है। शायद अब हमें उनके बारे में भी पता चल जाए। उसकी बात सुनकर दादाजी ने मायूस होते हुए कहा, क्यों उम्मीद लगा रहे हो? कहीं हमारी उम्मीद भी उस आग की तरह न जल जाए। दादाजी की बात सुनकर रियांश ने कहा, उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है ना दादू, फिर क्यों ना उसकी उम्मीद लगाई जाए। दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद जो तू कह रहा है वही सही हो। रियाश ने हाँ कहा और फिर वो अपने रूम की तरफ चला गया। जब वो रूम में आया तो परी बेड पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। रियाश जाकर उसके पास लेट गया और अपना सिर उसकी गोद में रखते हुए बोला, क्या सोच रही हो तुम? परी ने अपनी सोच से बाहर आते हुए कहा, कुछ नहीं, लेकिन आपको क्या हुआ? रियाज ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, जाओ तुम रेडी हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। परी ने कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मूड खराब है। रियाज ने उसकी गोद से सिर हटाते हुए कहा, जाओ जल्दी, वरना मैं खुद तुम्हें रेडी करूंगा। उसकी बात सुनकर परी ने उसे घूर कर देखा तो रियाज ने कहा, जा रही हो या नहीं? तो परी बेड से उठ गई और ड्रेसिंग रूम में चली गई। फिर रियाज ने किसी को फ़ोन किया और परी के आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद परी रेडी होकर बाहर आई। रियाज ने एक नज़र परी को देखा और आगे जाते हुए बोला, इतना धीरे तो कछुआ भी नहीं चलता जितनी धीरे तुम चल रही हो। उसकी बात सुनकर परी ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप रियाश के पीछे चल रही थी। रियाश ने अपनी स्पोर्ट कार निकाली और परी को बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद उनकी कार हवा से बातें कर रही थी। शाम हो रही थी, इसलिए बाहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। वहीं परी अब भी चुपचाप बैठी हुई थी। उसे ऐसे देखकर रियाश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो अब मर चुकी है परी, इसलिए उसके बारे में सोच सोच कर अपना और मेरा मूड खराब मत करो। उसकी बात सुनकर परी ने उसे घूरते हुए कहा, लेकिन उसे इतने सारे सांप ने कैसे काटा? क्या वो सपेरों की बस्ती में गई थी? रियाश ने सामने देखते हुए कहा, नहीं, वो कोबरा की बस्ती में गई थी। ये सुनकर परी ने हैरानी से रियांश को देखा और डरते हुए बोली, क्या वो सब आपने किया है? रियांश ने कहा, क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? ये सुनकर परी एकदम से हड़बड़ा गई और बोली, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? रियांश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो परी ने कहा, क्या आप नाराज हो गए? रियांश ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या बात है, आज मुझे बड़ी इज्जत दी जा रही है, कुछ स्पेशल है क्या? उसकी बात सुनकर परी एकदम से चुप हो गई। लॉन्ग ड्राइव के बाद वो एक जगह आकर रुकी। अब तक रात हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही परी ने बाहर देखा तो वो एकदम से खुश हो गई। दूसरी तरफ रोनित इस वक्त दादाजी और पलक को लेने आरोही के घर आया था। पलक और दादाजी भी उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रोनित की कार वहां रुकी, पलक जल्दी से जाकर बैक सीट पर बैठ गई और रोनित के पास दादाजी बैठ गए। रोनित ने तिरछी नज़र से पलक को देखा और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो सब ओजस के बंगले के बाहर खड़े थे। पलक ने रोनित को इग्नोर किया और सीधा अंदर चली गई। रोनित ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दादाजी को रूम में छोड़कर हॉल में आकर बैठ गया और अपना काम करने लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। रूही भी उसके पास आकर बैठी थी। रूही को देखकर रोनित ने लैपटॉप बंद किया और बोला, आप कैसी हो भाभी? रूही ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बहुत बोर हो रही हूँ। परी भी नहीं है। पलक भी रूम में सो गई। रोनित ने उसे देखते हुए कहा, भाभी, आपको ऐसे रहने की आदत नहीं है ना? रूही ने कहा, हाँ, पहले तो मैं पूरे दिन यहाँ से वहाँ घूमती रहती थी। अब ऐसे अचानक घर में बैठ गई। रोनित ने कहा, और 6-7 महीने भाभी, फिर तो आपको चैन की सांस भी नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर रूही मुस्कुराने लगी। तभी रुद्र ने अंदर आते हुए कहा, क्या बातें चल रही है आप दोनों के बीच? रोनित ने कहा, कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। इतना कहकर रोनित अपनी जगह से उठ गया और वहां से जाने लगा। तो रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा, क्यों ना आज हम सब आइसक्रीम खाने चले? उसकी बात सुनकर रोनित ने कहा, आप दोनों के बीच मैं क्या करूंगा भाई? ये सुनकर रुद्र ने धीरे से कहा, इसके साथ अकेला आइसक्रीम खाने से अच्छा है कि मैं पूरी दुनिया को मेरे साथ लेकर ही चला जाऊं, लेकिन इसे अकेले बिल्कुल भी नहीं ले जाऊं। ये बात उसने धीरे से कही थी, लेकिन रोनित और रूही दोनों ने ही उसकी बात सुन ली थी। रूही ने रुद्र को घूरते हुए कहा, मुझे नहीं जाना आइसक्रीम खाने, मुझे आपके साथ भी कहीं नहीं जाना। इतना कहकर रूही रूम में जाने लगी। तो रुद्र ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, अरे मेरी फूल देवी, क्यों इतना फूल रही हो? चलो आइसक्रीम खाने, तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। रूही ने उसे घूर कर देखा तो रुद्र ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और रोनित से बोला, रोनित, जाओ पलक को बुला कर ले आओ, तब तक मैं तुम्हारी भाभी को देखता हूँ। रोनित ने हाँ में अपना सिर हिलाया और पलक के रूम की तरफ चला गया। वहीं रुद्र रूही को लेकर बाहर आया। उसने रूही को बैकसीट पर बैठा दिया और उसे देखते हुए बोला, तुम कितना गुस्सा करती हो? रूही ने भी उसे घूरते हुए कहा, तो आप क्यों आते हो मेरे पास? जाइए ना, आप अपनी उस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के पास। वो कहाँ आप पर गुस्सा करती होगी, वो तो आपको प्यार से गले लगाती होगी। उसकी बात सुनकर रुद्र ने कहा, क्या तुम्हें जलन हो रही है? रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, जले मेरे दुश्मन। उसे ऐसे देखकर रुद्र ने उसके फेस को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करोगी तो मैं भी तुमसे प्यार करूंगा। रूही ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तो रुद्र ने उसके कंधे पर अपने होठ रखते हुए कहा, सॉरी। उसके ऐसे छूने से रूही एकदम से सिहर गई। उसके दिल की धड़कन तेजी से भागने लगी, जिसे सुनकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ गई। वहीं इधर रोनित पलक के रूम के बाहर खड़ा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी गेट खोलने की। कुछ सोचकर उसने एक गहरी सांस ली और गेट ओपन कर दिया। उसने जैसे ही अंदर देखा, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। पलक अंदर कपड़े चेंज कर रही थी। इस वक्त वो अपनी शर्ट पहन रही थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। पलक को ऐसे देखकर रोनित ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। वहीं गेट की आवाज सुनकर पलक ने पीछे पलटकर देखा तो गेट बंद था। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने अपनी टी शर्ट ठीक की और जाकर गेट ओपन कर दिया। रोनित, जो बाहर आकर गेट से टिककर खड़ा था, पलक के ऐसे गेट खोलने से वो सीधा पलक के ऊपर गिर गया। इस वक्त पलक रोनित के नीचे थी और रोनित उसके ऊपर। पलक को रोनित पर बहुत गुस्सा आया। उसने रोनित को अपने ऊपर से धक्का दिया और गुस्से से बोली, इतनी तमीज नहीं है कि लड़कियों के रूम में नॉक करके आना चाहिए? रोनित जल्दी से खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, मुझे कितनी तमीज है ये तुम मुझे मत बताओ। पहले खुद तमीज सीखो और गेट बंद करके ये सब किया करो। कहीं किसी दिन पूरी मूवी ही मत दिखा देना। पलक ने कहा, अगर आप देखने के लिए तैयार हो तो मैं भी दिखाने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर
रोनित के फेस पर गहरी मुस्कान आ गई और वो पलक की तरफ बढ़ते हुए बोला, फिर देर किस बात की? दिखाओ, बड़ा अच्छा मौका है। तुम्हारा भाई भी घर पर नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। रोनित को अपनी तरफ आते देख पलक अपने कदम पीछे लेने लगी। रोनित की बातें सुनकर उसका दिल तो जैसे बाहर ही आने के लिए उछल रहा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मेरे रूम से बाहर निकलो। रोनित ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, क्यों, अब क्या हुआ? अभी तो तुम कह रही थी पूरी मूवी दिखा दोगी। पलक ने उसे धक्का देते हुए कहा, तुम्हें मूवी दिखाएगी मेरी हथेलियाँ। ऐसा झापट मारूंगी ना गाल पर कि 10 दिन तक एक शब्द भी नहीं निकलेगा तुम्हारे मुंह से। उसकी बात सुनकर रोनित को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। उसने अपना चेहरा एकदम सीरियस किया और पलक को घूरते हुए बोला, आगे से ऐसे शब्द मुंह से निकालने से पहले 100 बार सोच लेना, कहीं तुम्हारे लिए ये महंगा ना पड़ जाए। और अब जल्दी से नीचे आ जाओ, रुद्र भाई आइसक्रीम खाने जा रहे हैं और वो तुम्हें बुला रहे हैं। इतना कहकर रोनित वहां से चला गया। वहीं पलक नम आंखों से रोनित को जाते हुए देखती रही। आखिर रोनित क्यों पलक के साथ ऐसा कर रहा है? अब क्या करेगा रुद्र? क्या रोहन किट्टू को ढूंढ पाएगा? किसका पता चल गया है रियांश को और वो किसे ढूंढ रहा था? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी ना भूलें।